वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि एक्लॉन एंड रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे एशेलॉन भी कहा जाता है जी। ठीक है, ठीक। तो अब देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि मार्क द मैट्रिसेस विच आर इन एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। ठीक है, मतलब कुछ ऑथर्स ने जो एचलॉन फॉर्म है उसी को रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से रिलेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऑथर्स जो है वो इनमें एक डिफरेंस रख रहे हैं। हम ये बात करते हैं जो एचलॉन फॉर्म है, मतलब दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है। चले हम यूँ समझ लेते हैं कि जब हम जो एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसमें भी ये बात करते हैं कि जो हमारे पास पहली एंट्री मतलब एक मैट्रिक्स को जब हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसकी शेप चेंज करते हैं, तो उसमें हम यूं बात करते हैं कि उसकी जो रो वाइज मतलब जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, या अगर फर्स्ट ना हो जैसे इस केस में नहीं है तो सेकंड एंट्री या थर्ड जो भी है वो वन हो। ठीक है, और उससे आगे वाली एंट्रीज जो है वो जीरो मतलब कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उस जो पहली एंट्री है वो वन होनी चाहिए। ठीक है, वो स्टार्ट में भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। और कुछ ऑथर्स कह रहे हैं कि जी ये वन के अलावा कोई नॉन जीरो नंबर हो, मतलब टू हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब वन ना हो, सॉरी जीरो ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि जो जीरो वाली रो है, सही आप देखें, ये बिल्कुल मतलब इससे नीचे कोई नॉन जीरो रो ना आ रही हो, ये भी एक बात है। मतलब देखें, जैसे फर्ज करें अगर ये रो इधर आ रही होती और ये रो अपनी जगह पे होती, तो फिर ये इस डेफिनेशन के मुताबिक ना तो ये एचलॉन फॉर्म है ना ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा ये है कि जब लीडिंग कोफिशिएंट, हमें इसे लीडिंग कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो कि पहली आपको मिल गया जो भी नॉन जीरो नंबर है, अब वन हो या टू हो, जो भी लीडिंग हमारा कोफिशिएंट है, अगर फर्ज के मैं वन की बात करूं तो ये लीडिंग कोफिशिएंट जो है, अब इसके बाद जो अगर हम मतलब इससे पीछे जीरो होंगी एंट्रीज। ठीक है, एक तो ये हमें इस वाले कॉलम में सारी एंट्रीज जीरो होंगी वन के नीचे, अगर आप देखें ये पहचान है। और फिर दूसरी बात ये कि उससे पिछले मतलब अगर ये सेकंड कॉलम बनता है तो आप देखें तमाम रोज जब इससे जो नीचे आ रही हैं उनमें सेकंड कॉलम से पीछे पीछे वाली मतलब फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में जो ये वाली एंट्रीज है सारी जीरो होंगी। ठीक है, सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। ये इसमें एक और बात है। ठीक है, अब देखें जैसे ये वन है तो अब इससे नीचे सारे जीरो हैं, फिर ये वन है तो इससे नीचे जीरो, और इससे पीछे पीछे अगर आप देखें जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है, ठीक है, तो उसमें रहते हुए अगर आप देखें तो देखें वन से पीछे सारी एंट्री जीरो है, और वन से नीचे वाले जो ये कॉलम है, ये रो जो बनती है जिसमें एंट्री लिखी हुई है ये भी जीरो है, इससे पीछे भी सारी जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म है। ठीक है, जबकि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ये होता है कि वन जहां जहां पे वन हम देख रहे हैं अब इससे ऊपर भी जीरो होंगे, मतलब यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा, जो कि इधर नहीं है। इसमें मैं कहूंगा कि ये वाला मैट्रिक्स जो मेरा है ये एचलॉन फॉर्म में है। ठीक है, एचलॉन फॉर्म है मेरे पास। ठीक है, जबकि इस मैट्रिक्स को भी आप देखें तो ये एचलॉन फॉर्म ही है। ठीक है, दोनों किस में है जी, दोनों मैट्रिक्स मेरे मैट्रिसेस जो है वो एचलॉन फॉर्म में है, या एक्लॉन फॉर्म भी कहते हैं इसे। अब देखें अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये भी हमारा मैट्रिक्स जो है देखें 0 0 0, देखें इसमें वन आया अगर, ठीक है, फर्स्ट रो में, एक तो कि पूरी जीरो जीरो वाली रो नहीं हो सकती थी। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अब इससे नीचे यहाँ पे एंट्री जीरो होनी चाहिए थी और फिर यहाँ भी जीरो होना चाहिए था, जो कि काफी ज्यादा हमारी डेफिनेशन को मतलब यहाँ पर जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, डेफिनेशन के खिलाफ बात हो रही है। इसका मतलब कि ये नॉन एचलॉन फॉर्म में है, नॉन एचलॉन फॉर्म है। ठीक है, एक्लॉन फॉर्म। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह से अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें यहाँ पे अगर वन आ गया तो इससे नीचे जीरो। अब उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मतलब अगर चले अगर नॉन जीरो एंट्री है तो इसके नीचे जीरो होना चाहिए था। ठीक है, चले अगर ये थ्री भी है, -3 भी है तो इसके जीरो, इसके नीचे जीरो आना चाहिए था, जो कि हमें चीज बता रही है कि ये भी जो है वो नॉन एचलॉन फॉर्म है। ठीक है, नॉन एचलॉन फॉर्म है, ये भी क्लियर होगी हमें बात। इसी तरीके से अगर इन चार मैट्रिक्स को देखें तो आप इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो यहाँ पर 0 0 0, चलें ये पूरा कॉलम ही जीरो हो गया। अब वन लीडिंग कोफिशिएंट है इसके नीचे जीरो, फिर ये लीडिंग कोफिशिएंट है इसके नीचे जीरो, और फिर मतलब कि ये पूरी रो ही जीरो है, तो ये एचलॉन फॉर्म भी है। और फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर भी जीरो है, मतलब यहाँ भी जीरो आ गया है।
और अगर चूंकि ये पूरी रो ही जीरो तो यहाँ पे 1 आ नहीं सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है जी, एचेलॉन फॉर्म। तो एक तो ये क्लियर होगी हमें बात यहाँ से। ठीक है जी, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। और अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो ये देखें 1, इसके नीचे 0, फिर यहाँ पर कोई भी एंट्री आ सकती है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नॉन जीरो आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 0, अब ये 1 आ गया। ठीक है, मतलब सेकंड रो अगर पूरी 0 हो जाती है और ये इसी तरह होता तो ये फिर भी हमारा मतलब जो है ये मैट्रिक्स ना तो एचेलॉन फॉर्म में होता ना ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1 है, इसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ये 1, इसके ऊपर भी 0, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स भी हमारा किस पे है जी, एचेलॉन फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1, इसके नीचे 0, फिर 1, ठीक है, इससे नीचे 0 और फिर 1। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स जो हमारा वो आप अगर देखें तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा जो है वो एचेलॉन फॉर्म में, लेकिन ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये सिंपल एचेलॉन फॉर्म में है, एचेलॉन फॉर्म। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया था कुछ ऑथर्स ने इनमें जो डिफरेंस रखा हुआ है डेफिनेशन में, उस लिहाज से ये सिंपल एचेलॉन फॉर्म में है, जो कि हम कह सकते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक जब हम एक पूरा प्रोसीजर चल रहे होते हैं उसमें अगर एक मैट्रिक्स उस शेप में लिखेंगे तो ये एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी उसकी। ठीक है, और वो मेथड जो हमारा वो गॉस एलिमिनेशन मेथड कहलाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये पूरी 0 वाली रो जो है वो एक नॉन जीरो रो से अबव आ गई है, जो कि अगेन डेफिनेशन के रॉन्ग, मतलब ये से बिलो हो सकती है, सबसे बॉटम में हो सकती है, बॉटम वाली दोनों टू रोज जो है वो 0 हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक 0 वाली रो के नीचे एक नॉन जीरो रो आ जाए। ठीक है, ये भी डेफिनेशन के खिलाफ है। तो हम ये बात करेंगे कि ये भी हमारा एक ये भी जो मैट्रिक्स है ये नॉन एचेलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी, नॉन एचेलॉन फॉर्म, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरीके से हमने और मैट्रिसेस भी लिखे हैं जी। अगर आप देखें मैंने एक जनरल मैट्रिक्स भी लिखा है, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब ये वाला मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें हमने एक बात ये नोट की कि ये 0 है, इसके नीचे 1, फिर 0। ठीक है, अब देखें ये 1 आ गया और इससे नीचे 0, लेकिन ये वाली जब हम सेकंड रो में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला 1 इस वाले जो आपका ये कॉलम नंबर 2 है इससे आगे होना चाहिए था, यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी। ठीक है, इसका मतलब ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब बन सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये लिखा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये भी नॉन एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें मतलब हमें अंदाजा हो जब हम एक प्रोसेस लेके चल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हमने क्या आया कि वो एचेलॉन फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, हमें ये इस तरह से हम उसको हर पहलू से समझ रहे हो। अगर आप इस मैट्रिक्स को भी देखें तो इसमें भी आप देखें बिल्कुल टॉप पर जो है ये एक 0 रो बन गई, जो कि अगेन हमें ये बता रही है कि ये एक नॉन एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 1 0 0 है, फिर मतलब ये 2 एक नॉन जीरो एंट्री आ गई है, फिर इसके नीचे भी 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 आ गया है, फिर मतलब अब यहाँ पर बेशक जो भी एंट्री हो मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक हमारे पास जो एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, मैं इसे EF लिख दूंगा अब सिंपल एचेलॉन फॉर्म। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद सेकंड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1, इसके ऊपर 0, नीचे भी 0, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1, इसके ऊपर भी 0। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने एक और बात भी नोट की है कि अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, तो जारी बात है कि उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो इसका मतलब होता है कि वो सिंगुलर है। ठीक है, ए इज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब हमने एक और बात नोट की कि अगर एक में ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं जिसका ऑर्डर n रोज और n कॉलम्स हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और इसका रैंक जो है रैंक ऑफ ए, जिसको हम r स्मॉल r ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इतना ही जितना कि इसका जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है मतलब n ही हो, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट रोज हैं या कॉलम्स हैं, क्योंकि रैंक कॉलम वाइज भी होता है, रैंक रो वाइज भी होता है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि रोज या कॉलम्स मौजूद हैं वो n है, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो आएगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट रोज मौजूद है, तो इसका मतलब होगा कि वो
जो अगर इस तरह का मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो रैंक से हमें ये भी बात पता चल जाती है।